हाय गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है ईवीएस का, आज है ये 5th नंबर का प्रैक्टिस सेट। और कल भी हमारा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट हुआ था और आज भी हमारा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट होगा। कल हमने 5 से 6 टॉपिक अपना कवर किया था, आज भी 4 से 5 टॉपिक है इसमें जिससे हमारे क्वेश्चन बने हुए हैं। और जो कल लास्ट प्रैक्टिस सेट रहेगा हमारा, वो भी टॉपिक वाइज ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं जो सांप से बनने वाले प्रश्न या बने हुए हैं उनको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा सांप से कि भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के विषैले सांप पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें सांप की, तो भारत में मुख्य रूप से 4 प्रकार के विषैले सांप पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो नाग जिसे कोबरा कहते हैं, अफाई, दुबोइया और करेत, ये 4 हैं जो भारत में विषैले सांप पाए जाते हैं, ठीक है। और ये केवल 4 ही पाए जाते हैं जो विषैले होते हैं। ऑप्शन हमारे दिए गए हैं नाग, करेत, दुबैया और अजगर। नहीं, अजगर है तो इसलिए गलत हो गया, ये विषैला नहीं है। करेत, अफाई, दुबैया और नाग, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं। धामिन, अजगर, नाग, अजगर आ गया, काट दीजिए। अजगर इसमें भी है, काट दीजिए। तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सांप है जो अपना घोंसला बनाता है या अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाता है। तो पहला ऑप्शन है नाग जिसे हम कोबरा बोलते हैं, करेत, अफाई या कोई नहीं। तो जो अपने बच्चों के लिए या अपने लिए घोंसला बनाता है वो है नाग, कोबरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन चुनिए। पहला है वह अपने शिकार को, वह मतलब सांप, वह अपने शिकार को चबा कर खाता है। गलत है, क्योंकि सांप जो होता है ये अपने शिकार को सीधा निगल जाता है। दूसरा ऑप्शन है वह अपने भोजन को पूरा निगल जाते हैं। तीसरा है सांपों के दांत नुकीले होते हैं। और चौथा है जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं। तो इसमें पूछा गया गलत कथन कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा गलत है, इसीलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सांप के काटने का इलाज सीरम किससे बनाया जाता है। पहला ऑप्शन है सांप के जहर से, दूसरा है पौधों से, तीसरा है सांप की खाल से और चौथा है सांप की पूंछ से। तो जैसे कहते हैं कि लोहा लोहे को काटता है और जहर जहर को काटता है, उसी प्रकार जो सांप के काटने पर जो दवा या सीरम हम लोग यूज करते हैं वो बनता है सांप के जहर से ही बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सांप के बारे में सही है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहले ऑप्शन देखते हैं। सांप के बाहरी कान होते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि नाग अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाता है। तीसरा है सांप के नुकीले दांत होते हैं। और चौथा है कि बी सी दोनों सही है। तो जो सांप है, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, ये जमीन के कंपन को महसूस करता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है। दूसरा ऑप्शन है कि नाग अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाता है, हाँ ये सही है। और एकमात्र ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। सांप के नुकीले दांत होते हैं, हाँ ये सही है। चौथा ऑप्शन दिया गया है बी सी दोनों सही है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों सही है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। हाँ, सांप के 2 जहरीले दांत होते हैं जिन्हें फेंगस बोलते हैं, ये भी सही है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह केवल जमीन के कंपन को महसूस करते हैं। हाँ, सांप अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। नहीं, मैंने आपको बताया कि सांप अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता है। तो अब यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ बताया गया है कि सही कथन चुने। तो डी ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है। और तो जिस ऑप्शन में डी ना हो या ए बी सी तीनों एक ही ऑप्शन में, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर डी है, तो ये गलत हो गया। दूसरे में भी डी है, ये भी गलत हो गया। और चौथा ऑप्शन देखते हैं बी सी, तो इसमें पहला ऑप्शन शामिल नहीं किया गया, तो इसलिए ये गलत हो गया। जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए बी सी हमारा क्या है, सही कथन है। अब हम पक्षियों के बारे में जान लेते हैं। पक्षियों की यहाँ विशेषता दी गई है। तो क्या है कि पहला क्वेश्चन है जो पहेली दी गई है, निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए।
चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाओ, कौन सी चिड़िया मैं कहलाऊं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो चोंच है वो कैसी है, बहुत निराली है, सुई की जैसी है, जो क्या करती है पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाती है। वो कौन सी चिड़िया है, तो कलचिड़ी है। कलचिड़ी जो होती है ये कलचड़ी नहीं है ये, इसका राइट आंसर कलचड़ी नहीं होगा। दूसरा दर्जिन, तीसरा गौरैया, चौथा फाख्ता। तो जो इसका अगर हम कलचड़ी की बात करें तो जो कलचड़ी चिड़िया होती है ये पत्थरों के बीच में जो खाली जगह होते हैं वहाँ पर क्या करती है, अपना घोंसला बनाती है। दर्जिन चिड़िया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बाकी और चिड़ियों की बात करें जो ऑप्शंस में दिए गए हैं, तो गौरैया की बात करें तो ये अपना घोंसला खिड़कियों में या दरवाजे के मिरर के पीछे, यहाँ पर ये अपना घोंसला बनाती है, अलमारी के पीछे, दरवाजे के पीछे, मिरर के पीछे, यहाँ पर क्या करती है, घोंसला बनाती है। फाख्ता जो है ये कैक्टस या जो कटीली झाड़ियाँ होती हैं और मेहंदी के मेड़ पर क्या करती है, ये अपना घोंसला बनाती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दर्जी चिड़िया। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो आज का जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और कबूतर के बारे में सही कथन चुनिए। यहाँ पर हमें कबूतर के बारे में सही कथन चुनना है। तो पहला है कि यह अपना घोंसला खंडहर में बनाता है, हाँ सही है। इसकी आंखें लाल होती हैं, सही है। ये झुंड में रहते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये झुंड में रहना पसंद करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नीचे दी गई पक्षियों की कौन सी जाति झटके के साथ अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। तो पहला ऑप्शन है उल्लू। तो उल्लू की अगर हम विशेषता देखें तो इसकी विशेषता ये है कि ये 360 डिग्री तक अपने सर को क्या करता है, घुमा सकता है, और ये रात्रिचर है। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो रात्रिचर होते हैं, मतलब कि जो रात में भी देख सकते हैं, तो उन्हें कौन सा कलर दिखाई देता है। तो केवल दो रंग दिखाई देते हैं, सफ़ेद और काला। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। ठीक है। कौवे की बात करें तो जो कौवा है ये डाल की जो सबसे ऊंची टहनी होती है या पेड़ की सबसे ऊंची डाली होती है उस पर अपना ये घोंसला बनाता है। बसंत गौरी की अगर हम बात करें तो ये पेड़ के तने में अपना घोंसला क्या करती है, पेड़ के तने में छेद करके अपना घोंसला बनाती है। मैना जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैना चिड़िया जो है ये क्या करती है, झटके के साथ अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, और ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पक्षी अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है, ये भी पूछा जा चुका है। तो अभी मैंने आपको बताया कौवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा पक्षी है जो अपना अंडा कौवे के घोंसले में देता है। तो ये वही खासियत होती है कोयल में, ये अपना खुद का घोंसला नहीं बनाती है। जब इसको अपना घोंसला अंडे देने होते हैं तो ये क्या करती है, कौवे के घोंसले में जाकर अंडा दे देती है, और जो कौवा होता है उसे क्या करता है, सेता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि सबसे बड़ा और सबसे मजबूत घोंसला जो कि 4 से 5 फीट बड़ा होता है, कौन सा पक्षी बनाता है जो सालों साल इस्तेमाल होता है। तो ये जो विशेषता ये चील पक्षी के, ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ सभी दिया गया तो ये गलत है। चील जो है ये क्या करता है, सबसे बड़ा घोंसला बनाता है और सबसे मजबूत होता है। ठीक है। अगला है कि लटकता हुआ घोंसला शहद की बूंद जैसा कौन सा बनाता है। ठीक, पहला है फाख्ता। तो अगर फाख्ता की बात की जाए तो ये कैक्टस या मेहंदी की मेड़ या कटीली झाड़ियों में अपना घोंसला बनाता है, तो ये तो होगा नहीं। दरजर चिड़िया को हमने पहले ही देख लिया है कि ये क्या करती है, दो पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाती है, तो ये भी नहीं होगा। गौरैया, गौरैया जो है ये अलमारी के पीछे, शीशे के पीछे, इन जगहों पर घोंसला बनाती है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचता क्या, शक्करखोर बचता। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि झाड़ियों में या मेहंदी की मेड़ में घोंसला कौन बनाता है। तो सब ये घोंसला बनाता है
फाख्ता पक्षी जो है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे को हमने कई बार आपको 2 से 3 बार बता चुके हैं, तो बार-बार एक ही चीज़ बताने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि पेड़ के तने में गहरा छेद करके कौन घोंसला बनाता है? पहला है कलचड़ी। अगर कलचड़ी की बात की जाए, ये तीनों मैंने आपको बता दिया, कलचड़ी को शायद अभी नहीं बताया, तो कलचड़ी की बात कर ले तो जो कलचड़ी होता है ये पत्थरों के बीच में अपना पत्थरों के बीच में जो खाली जगह होता है, तो उसमें क्या करती है ये अपना जो घोंसला वो बनाती है। इसका घोंसला जो बना होता है उसमें क्या क्या यूज होता है, तो पौधे की जो मुलायम जो पौधे के मुलायम तने होते हैं वो रहता है, ऊन, बाल, घास, इन सारी चीज़ों से बनाया जाता है। ये भी पूछा जाता है कि किसका घोंसला किस चीज़ से बना होता है। तो अगर कौवे की हम बात करें, तो जो कौवा होता है ये अपना घोंसला लोहे के तार पेड़ और मोटी-मोटी टहनियाँ, इन सारी चीज़ों से अपना घोंसला बनाता है। मतलब उसका घोंसला जो होता है एकदम कटीला टाइप का होता है, ऐसा मान लीजिए आप लोग। क्योंकि कौवे के बारे में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। और जो ये कलचड़ी है ये कैसे बनाती है, तो इसके मुलायम पौधे की जो मुलायम टहनियाँ होती हैं, ऊन, घास, बाल, ये जो मुलायम चीज़ें होती हैं उससे बनाता है, ठीक है? ये इसकी विशेषता है। बसंत गौरी को हमने अभी देखा कि ये क्या करती है, पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाती है, ठीक है? दर्जन चिड़िया 2 पत्तों को सिलकर और उसके अंदर रुई या मुलायम घास, इन सारी चीज़ों से उसके अंदर रखती है और घोंसला बन जाता है इसका। शक्करखोर, तो जो शक्करखोर है यही मैंने क्या बताया आपको? 1 सेकंड रुकिए भाई। हाँ, यहाँ पर पूछा गया कि पेड़ के तने में, यही तो है, हाँ, ठीक है। पेड़ के तने में गहरा छेद करके घोंसला कौन बनाता है? तो वो है हमारी कौन-सी, बसंत गौरी है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम कन्फ्यूज़ हो गए थे, मुझे अभी याद था ये वाला क्वेश्चन आपका। दिमाग में मेरे ये चल रहा था इस क्वेश्चन के बारे में कि इस क्वेश्चन का शायद मुझे आंसर बताना है। तो वही चीज़ हम थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गए थे। चलिए, इसका आंसर तो ये हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। है कि नीचे दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही पक्षी को पहचानिए। मतलब एक पक्षी की विशेषता यहाँ पर दी गई है और उस पक्षी की विशेषता को आपको पहचानना है कि ये किस पक्षी की विशेषता है, ठीक है? तो पहला ऑप्शन है कि यह अपना घोंसला पत्थरों के बीच में खाली स्थान पर बनाती है। इसका घोंसला पौधों की नाजुक टहनी। अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी तो सिर्फ 2 ऑप्शन पढ़ के ही आप क्या करेंगे, 2 क्या 1 ही ऑप्शन पढ़ के तुरंत आंसर बता देंगे कि हाँ, ये किस चिड़िया की बात की जा रही है। क्योंकि मैंने 2 से 3 बार आपको इसके बारे में बताया है, ठीक है? तो विशेषता क्या है कि इसका दूसरा है कि इसका घोंसला पौधों की नाजुक टहनी, ऊन, बाल आदि से बने होते हैं। तीसरा है कि नर पक्षी, इसमें जो नर पक्षी होता है ये किस रंग का होता है? काले रंग, गहरे काले रंग का होता है, जिनकी पंखों पर सफ़ेद धब्बे होते हैं। पूँछ की जड़ के नीचे का हिस्सा गहरे लाल रंग या जंग, जैसे लोहे में जंग लग जाती है तो जिस रंग कलर का होता है उस कलर का होता है, ठीक है? उसकी जो पूँछ की जड़ के जो निचला भाग होता है वो। मादा पक्षी थोड़ी भूरी स्लेटी रंग की होती है, लेकिन उसमें भी लाल रंग की पूँछ का हिस्सा बना रहता है। तो ये सारी विशेषता किसकी है? तो पहला ऑप्शन है कलचड़ी, दूसरा है दर्जिन, तीसरा गौरैया और चौथा है कबूतर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कलचड़ी। ये सारी विशेषता किसकी? कलचड़ी की है, ठीक है? अब हम अगले क्वेश्चन की और बात करते हैं। तो वीवर पक्षी के बारे में है। तो वीवर पक्षी के घोंसले का मुख्य सॉरी सॉरी माफ़ करिएगा, दोबारा पढ़ते हैं। वीवर पक्षी के घोंसले बनाने का काम मुख्य रूप से कौन करता है? मतलब जो वीवर पक्षी है इसमें जो घोंसला बनाता है वो कौन बनाता है मुख्य रूप से? तो पहला है मादा वीवर, दूसरा है नर वीवर, तीसरा है नर और मादा दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई नहीं बनाता। तो अगर इसका हम राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नर वीवर जो है ये घोंसला बनाता है, मादा नहीं बनाती है, ठीक? अगला क्वेश्चन है कि उस पक्षी का नाम बताइए जिसमें नर पक्षी घोंसला बनाता है और मादा पक्षी घोंसले का मूल्यांकन करती है और जो घोंसला उसे पसंद आता है उसी में अंडा देने की फैसला कर, मतलब या जैसे मान लीजिए कि वर चुन रही हो और जो पसंद आ गया उसी के साथ में उसने शादी कर ली और घर बसा ली, ये सारी चीज़ें, ठीक है?
तो ये सारी विशेषता होती है। अभी मैंने आपको बताया कि जो वीवर पक्षी होता है वो घोंसला, नर वीवर जो होता है वो घोंसला बनाता है। तो यहाँ पर उसी की बात की जा रही है कि जो नर वीवर होते हैं जितने सारे, वो सब क्या करते हैं कि अपना अपना घोंसला बनाते हैं सुंदर सुंदर सा। और जो घोंसला जिस मादा वीवर को पसंद आ जाता है उसमें ही वो क्या करती है, उसी नर पक्षी के साथ जाके रहने लगती है। ठीक है, तो यही यहाँ पर कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको कई बार बताया, तो मैं अब नहीं बता रही हूँ। अब हम जल की बात कर लेते हैं। जो जल हमारा है उससे किस प्रकार के क्वेश्चन बने हुए हैं। तो पूछा गया कि जल के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? झील, तालाब, नदी और सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे ही जल के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है कि जोहड़ से संबंधित। जोहड़ एक जो जल को संरक्षित करने का एक पारंपरिक तरीका है, जिसमें जिसको बनाकर जल को इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है? सही कथन चुनिए। यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। हाँ, तो ये सही है। ये जोहड़ जो है ये समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। ये सही है। यह पानी से अशुद्धियों को फिल्टर करता नहीं, ये गलत है भाई। ये केवल जल को संरक्षण करता है, संचय करता है, मतलब कि जल को, जो बारिश का पानी होता है उसको इकट्ठा करता है, ना कि उसका फिल्टर करता है। तो ये तो गलत हो गया। या आसपास के कुएं के पानी को इकट्ठा करता है, नहीं, ये वर्षा के जल को इकट्ठा करता है। यह नदियों से पानी इकट्ठा करता है, नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रवि ने गिलास में जल लिया, उसमें उसने साबुत नींबू, मतलब एक सीधा नींबू डाल दिया। फिर वह उस पानी में खूब सारा नमक डाल देता, आधा चम्मच एक बार में। कुछ समय पश्चात उसने पाया कि, उसने क्या पाया? उसने यह पाया कि नींबू जल में डूब गया। गलत है भाई, क्योंकि जब जल में नमक की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है कि जो उसमें चीज़ें या वस्तुएं डाली जाएंगी वो नहीं डूबती हैं। तो इसमें कहा गया है कि डूब जाते हैं, नहीं, गलत है ये। नींबू जल में तैरेंगे, हाँ, ये जो है ऑप्शन वी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नींबू जल में दो भागों में टूट जाता है, यह गलत है। नींबू गिलास के बीचों बीच चला जाता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर वी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब जल में नमक की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है कि चीज़ें जो है वो उस पर, उसकी सतह पर तैरने लगती है, डूबती नहीं। जैसे कि अगर हम मृत सागर की बात करें तो वहाँ के जल में जो लवणता है, वो अगर 1 लीटर पानी आप लेंगे तो उसमें 300 ग्राम नमक निकलेगा, इतनी ज़्यादा लवणता है। तो वहाँ पर भी अगर किसी व्यक्ति को तैरना नहीं आता है तो उस झील में जाकर वो आराम से लेट सकता है, डूबेगा नहीं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन अलबरूनी के बारे में है, जिन्होंने जो यहाँ पर यात्रा करने आए थे और अपनी पुस्तक में इन्होंने यहाँ के तालाब के बारे में कुछ लिखा है, उसको देखते हैं। तो अलबरूनी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अलबरूनी जहाँ से आए थे आजकल उसे उज़्बेकिस्तान कहते हैं, हाँ, सही है। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले भारत आए थे, ये भी सही है। उसने भारत के तालाब के बारे में कुछ नहीं लिखा, ये गलत है। उसने लेखों में, यहाँ लेखों होना चाहिए था, भारत में तालाब बनाने की तकनीकी की प्रशंसा की है, हाँ, सही है। तो यहाँ पर कहा गया कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही नहीं है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अलबरूनी के बारे में, अलबरूनी ने बताया कि जो भारत में जो जिस तरीके से बनाया जाता है, बहुत ही अच्छी तकनीकी है वहाँ। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें भी इसमें बताई थी, जो कि आगे हो सकता है ऑप्शन में शामिल हो क्वेश्चन में। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? यहाँ बावड़ी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बावड़ी भी एक जल संचयन प्रणाली है। ठीक है, तो बावड़ी जो है सीढ़ीदार कुआं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वर्षा के पानी का भंडारण और संरक्षण करने का पारंपरिक तरीका है, सही है। इसका उपयोग सामुदायिक संसाधनों के रूप में किया जाता है। बावड़ियों में सीढ़ियाँ नीचे जमीन में कई मंजिलें तक जाती हैं। बावड़ियों में केवल एक सीढ़ी होती है, ये गलत है। ठीक है, बावड़ी जो होती है, मान लीजिए यहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक, और यहाँ पर पानी है और बाकी सब क्या है?
ऐसे ऐसे सीढ़ियाँ बनी हुई है, मतलब एक सीढ़ी नीचे आने के लिए, एक सीढ़ी ऊपर जाने के लिए। मतलब जिस सीढ़ी से आप नीचे उतरे थे, उसी सीढ़ी से आप ऊपर नहीं जाएँगे, ऊपर जाने के लिए दूसरा रास्ता है। और यहाँ खड़े हैं आप, ठीक है? यहाँ खड़े हैं और पानी आपको यहाँ लेने आना है, इतनी गहराई पर। तो यहाँ ये ऑप्शन जो है कि कई मंजिल नीचे, ये सही है, क्योंकि पानी यहाँ है और यहाँ से आपको नीचे आना है, ये सही है। लेकिन इन्होंने कहा कि बावड़ियों में केवल एक सीढ़ी होता है, ये गलत है, क्योंकि कई सारी सीढ़ियाँ होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी तो गलत हो गया, ठीक है? तो कौन-सा सही है? अब जिस ऑप्शन में डी नहीं होगा और ए, बी, सी होगा, वही सही होगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ए, बी, सी, डी चारों सही हैं। नहीं भाई, गलत है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि ए, बी, सी सही है। हाँ, ये सही होगा, क्योंकि डी ऑप्शन गलत है हमारा। मतलब जो ऑप्शन नंबर डी है, जो विशेषता डी वाले नंबर पर है, वो गलत है। तो ये यहाँ पर 3 दिया गया, ए, बी, सी। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है, ये पहला है 22 अप्रैल, दूसरा है 22 मार्च, तीसरा 22 मई, चौथा है 22 जून। तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस और 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च, ठीक है? अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन घड़सीसर के बारे में सही है? तो घड़सी जो है, ये राजा का नाम था, और जो सर है, ये सर का अर्थ होता है तालाब। तो ये हो गया घड़सीसर, ठीक है? तो 600 वर्ष पूर्व राजस्थान के राजा घड़सी ने लोगों की मदद से इसका निर्माण करवाया था। सही है। इसमें 9 तालाब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब 9 तालाब क्यों जोड़ा गया? तो 9 तालाब जोड़ने का उद्देश्य ये था कि अगर बरसात, जैसे देखिए राजस्थानी इलाका जो है, राजस्थान में क्या होता है कि बारिश बहुत कम होती है, तो पानी की दिक्कत वहाँ हमेशा बनी रहती है। तो उससे निजात पाने के लिए क्या किया गया, घड़सीसर नाम का एक बहुत बड़े क्षेत्र में तालाब बनवाया गया, जिसमें 9 तालाब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो इस तरह बनाने का उद्देश्य ये था कि अगर एक तालाब में पानी भर जाता है, तो पानी इधर-उधर बहे ना, वो क्या हो, दूसरे तालाब में फिर जाने लगे। जो एक्स्ट्रा पानी है, वो दूसरे तालाब में जाए, दूसरा भर जाए तो तीसरे में जाए। तो इस उद्देश्य से 9 तालाब को एक साथ जोड़ के बनाया गया था, ठीक है? यह वर्षा जल को संरक्षित करता है, ये भी सही है। फिर है कि यह कुआँ और नदी के पानी को इकट्ठा करता है। नहीं भाई, वो केवल वर्षा जल को इकट्ठा करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है और सी सही है। डी हमारा गलत है। तो किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मृत सागर में औसत लवणता कितनी है? पहला कहा गया कि 1 लीटर जल में 300 ग्राम नमक। दूसरा कहा गया है कि 1000 लीटर जल में 300 ग्राम नमक। चौथा कहा गया है कि 1 लीटर जल में 35 ग्राम नमक। और चौथा ऑप्शन कहा गया है कि 1000 ग्राम जल में 200 ग्राम नमक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि 1 लीटर जल में 300 ग्राम नमक होता है, जो मृत सागर है। अगर हम समुद्र की औसत लवणता की बात करें, तो एक एक लीटर जल में 35 ग्राम नमक होता है। तो ये समुद्र की जो महासागर या समुद्र की लवणता का औसत है, और ये है मृत सागर का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा पदार्थ हो जो प्राकृतिक रूप से तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो पहला ऑप्शन है नमक, दूसरा ऑप्शन है जल, तीसरा ऑप्शन है हवा और चौथा ऑप्शन है मरकरी। तो अगर तीनों अवस्थाओं की हम बात करें, तो जल एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर ठोस में देखें, तो बर्फ के रूप में पाया जाता है। गैस तो वाष्प, जब जल वाष्प होता है, तो वाष्पीकरण होता है, तो वो गैस के रूप में होता है। अगर हम नॉर्मली जल को देखें, तो वो तरल रूप में, मतलब द्रव में होता है, ठीक है? तो वही कहा गया है। अब फिर हम देखते हैं, जो जल है उसमें जब रासायनिक जो पदार्थ होते हैं, उनकी अधिकता हो जाती है, तो कौन से रोग होते हैं, उनको देखते हैं। मिनी माता रोग, इटाई इटाई रोग, ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग, ब्लैक फुट। तो मिनी माता रोग किसकी अधिकता से होता है? इसको हमें कॉलम ए और कॉलम 2 दिया गया है, और उसको हमें क्या करना है, मिलान करना है। तो मिनी माता रोग होता है जल में पारे की अधिकता से। तो ये इस पे आ गया, ये इस पे मिल गया। इटाई इटाई रोग तो कैडमियम,
ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रेट और ब्लैक फूट आर्सेनिक। तो ये तो सेम सेम है भाई। तो यहाँ क्या करना है कि कॉलम 1 और कॉलम 2 का मिलान करना है। तो A1 B2 C3 D4 ऐसे आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये चीज़ें नहीं याद हैं, ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको और याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको पूछा गया है भाई यहाँ से, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि राकेश कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। पर्यावरण अध्ययन का क्या है, शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में बच्चों से एक गतिविधि करने के लिए कहता है, जिसमें सभी बच्चे यह अवलोकन करते हैं कि कौन सी वस्तु पानी में तैरती है और कौन सी वस्तु पानी में डूब जाती है। गतिविधि के उपरांत मतलब बाद में कुछ बच्चे शिक्षक से पूछते हैं कि कुछ पानी वस्तु में तैरती है और कुछ वस्तु पानी में डूब जाती है। ऐसा कहने पर निम्नलिखित परिस्थिति में एक शिक्षक को सबसे उपयुक्त करना चाहिए, क्या करना चाहिए जो सबसे अच्छा हो। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि शिक्षक को कहना चाहिए कि ऐसा घनत्व के कारण हो रहा है। दूसरा है कि प्रत्येक बच्चे को निरीक्षण करने और अपनी टिप्पणी दर्ज करने और उन टिप्पणियों के अर्थ बताने की आज़ादी। तीसरा है प्रत्येक बच्चे को कल्पना करने, निरीक्षण करने और गतिविधि आधारित सामान्यीकरण करने का अवसर देना चाहिए। चौथा है कि शिक्षक को यह कहना चाहिए कि मुख्य कारण आप बड़ी कक्षाओं में समझ पाएंगे। तो भाई जो ऑप्शन नंबर डी है ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये निगेटिव है कि आप जब बड़ी कक्षा में जाएंगे तब समझेंगे, अभी आप मत समझिए, ऐसा नहीं कह सकता है कोई भी टीचर हो, वो गलत माना जाए। तो वही जो चौथा ऑप्शन है ये तो गलत है बिल्कुल। एक काम करते हैं, इसका जो आंसर है आप लोग खुद बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और जो अगला हमारा प्रैक्टिस सेट होगा उसमें हम इसका आंसर मतलब बताएंगे हाँ किसका किसका सही है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम परसों है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो आपको भी, क्योंकि सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने तुरंत बता दिया आपको, लेकिन इस क्वेश्चन ये भी मैंने बता दिया कि चौथा ऑप्शन जो है ये गलत है। अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना और सही आंसर आपको बताना है, ठीक है। अगर नहीं बता पा रहे हैं या कुछ भी है कोई बात नहीं, वो तो मैं हम बता ही देंगे अगले उसमें। लेकिन ये आपको होमवर्क समझ लीजिए कि ये आपका SW है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आंसर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन आज का, ये आपको बताना है, ठीक। अब आता है ब्रेल लिपि, हमारी आ जाती है, लास्ट टॉपिक है ब्रेल लिपि। तो ब्रेल लिपि क्या है कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन 1 जनवरी, दूसरा है 2 जनवरी, तीसरा है 3 जनवरी और चौथा है 4 जनवरी। तो जो विश्व ब्रेल दिवस है ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ब्रेल लिपि के जनक कौन है। पहला ऑप्शन है लुई ब्रेल, दूसरा है मेंडल, तीसरा चार्ल्स ब्रेल और चौथा है डार्विन। तो ब्रेल लिपि के जो जनक हैं वो लुई ब्रेल हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है। तो ब्रेल लिपि जो है ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। अब थोड़ा सा मैं आपको पहले बता देती हूँ ब्रेल लिपि के बारे में। तो जो ब्रेल लिपि है ये क्या हुआ कि ब्रेल लिपि के जो आविष्कारक या जनक हैं वो लुई ब्रेल हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया। तो ये 3 साल के थे तो अपने पिताजी के दुकान में ये क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। इनके पिता थे कारपेंटर, तो वहाँ पर नुकीले नुकीले जो औजार होते हैं उसके साथ ही खेल रहे थे, तो गिर गए उसी पे। तो इनकी आँख में क्या हुआ, वो चुभ गया और इनकी आँख में हो गया इन्फेक्शन, जिससे इनके जो आँख की रोशनी थी वो चली गई और ये देख नहीं पाते थे, मतलब दृष्टिबाधित हो गए, ठीक है। लेकिन ये पढ़ना चाहते थे और पढ़ने के नए नए तरीके खोजते रहते थे कि हम बिना देखे कैसे पढ़ सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इसका आविष्कार किया ब्रेल लिपि का, ठीक है। तो ये जो ब्रेल लिपि है ये किन के लिए होती है, तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए होती है, जिससे बिना देखे ये क्या करते हैं, पढ़ और लिख सकते हैं स्पर्श करके, मतलब छू कर। इनमें जो 6 बिंदु होती है उसके सहायता से क्या करते हैं, इसको छू कर पढ़ते और लिखते हैं। तो ये हमने जाना ये सारी चीज़ें कि हाँ ये मतलब कि आविष्कार कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला
क्वेश्चन है हमारा कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग है, इसलिए मैंने आंसर तो वही है, लेकिन जो पूछने का तरीका वो अलग दिया गया है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि ब्रेल लिपि में ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे बिंदु बने होते हैं। ठीक है, जो बिंदु होते हैं वो उभरे उभरे बने होते हैं, जिसे छूकर हम जान सकें यहाँ यहाँ पर क्या मतलब कौन सी बिंदु है, कितनी बिंदु है। ठीक है, तो उभरे हुए बिंदु होते हैं और कागज कैसा होता है, मोटा होता है, और यह लिपि आधारित होती है, मतलब कि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है ये पूछा जा रहा है। तो ये 6 बिंदु पर आधारित होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक तो आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो आशा करती हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगला जो और लास्ट प्रैक्टिस सेट होगा हमारा कल का रहेगा। ठीक है, तो आप लोग जुड़ना ना भूलें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।